हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। सो आज से जो ये नई वीडियो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं, इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको डेली का जो न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब ये जो वीडियो सीरीज़ है ये मैं 18 अक्टूबर के न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस 18 अक्टूबर 2021 के जो न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो न्यूज़पेपर मैं इस न्यूज़ में डिस्कस करने वाला हूँ, इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करने वाला हूँ, ये न्यूज़पेपर न्यू दिल्ली एडिशन है। याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के डिफरेंट डिफरेंट जोन के डिफरेंट डिफरेंट एडिशन होते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली का जो एडिशन है वो डिस्कस करूँगा और आने वाली कुछ वीडियोस में मैं इसमें एमसीक्यूज़ भी ऐड करता जाऊँगा। हर तरीके से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के एमसीक्यूज़ होंगे। फिलहाल के लिए अभी जो है हम सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये कुछ वीडियो से जो है मैं आपकी एक हैबिट बनाना चाहता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग की, और ताकि उसके बाद अगर आप जब आप एक बार अपना खुद का न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं, आप उसके बाद ये वीडियो देख के आराम से एक डिस्कशन की जो है एक फील जो है आप ले सकते हैं, सो दैट यू गेट टू नो कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट, और क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और किस न्यूज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबसे पहले सबसे मेन पेज पे है, दैट इज चाइना टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल। अब ये जो है टेस्ट चाइना ने कब किया था? अगस्त में किया था। और ये जो न्यूज़ है ये क्यों इतनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट निकल के आ रही है, वो इसलिए क्योंकि चाइना, आपको पता है, हमारा एक डायरेक्ट जो है एडवर्सरी है, और आज के टाइम पे हमारा जो चाइना के साथ जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर का एक बॉर्डर जो है हम शेयर करते हैं। तो चाइना जो है उसके साथ हमारा एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी चल रहा है। तो ऐसे में एक ऐसी मिलिट्री डेवलपमेंट निकल के आना जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी है, सो वी शुड बी वेरी अबाउट इट। तो अभी यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम्स का एक न्यूज़पेपर था, एफटी फाइनेंशियल टाइम्स, जिसमें ये रिपोर्ट प्रिंट की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना ने जो है एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो टेस्ट की है। तो ये जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ये इतनी इसमें क्या खासियत है? और अब ये खासियत ये है इसमें कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, ये मिसाइल बहुत ज़्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और इसका मतलब ये होता है कि जो ये मिसाइल है, इट कैन ट्रैवल मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी आवाज़ की यानी ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज़ जो है ये मिसाइल जो है ट्रैवल कर सकती है। तो इससे आपको जो है ये भी पता लगता है कि उस कंट्री के पास जो उस कंट्री की स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कितनी कैपेबल है, और उसमें उसके पास उसके आर्सनल में आप किस तरह के वेपन्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यूएस जो है उसके लिए ये रिपोर्ट ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज अभी तक यूएस ने और यूएस के जो एनालिस्ट थे वो यही सोच रहे थे कि चाइना के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी नहीं, बट उनके जो है जो एस्टिमेट्स थे और उनके जो गेसेस थे वो सब जो हैं अब साइडलाइन हो चुके हैं, और यूएस को जो है बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिला है कि चाइना ने एक्चुअली जो ये न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी टेस्टिंग कर ली है। जबकि और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यूजुअली ऐसे जब भी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं तो नॉट ओनली चाइना बट कोई भी वर्ल्ड का अगर ऐसा कंट्री कोई टेस्ट कंडक्ट करता है तो वो यूजुअली उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट एक कर देता है। हाँ, सारे पैरामीटर्स नहीं पब्लिकली अनाउंस किए जाते, सम ऑफ देम आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, लेकिन आप एक अनाउंसमेंट जरूर कर देते हैं। जैसे इंडिया ने जब एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की थी तो हमने अनाउंस कर दिया था कि वी हैव टेस्टेड एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल, तो एसैट टेस्ट ऑपरेशन शक्ति के तहत हमने कर दिया था। बट चाइना ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो आ गई हैं। अब बात करते हैं इस मिसाइल की। तो ये जो मिसाइल है ये अपने आप में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि इसने पूरे वर्ल्ड का एक सर्कल किया और उसके बाद जो है अपने टारगेट की तरफ ये बढ़ी थी। तो यानी इससे आपको इसकी रेंज का भी अंदाजा मिल जाएगा। ऑल्दो ये अपने टारगेट से जो है 24 माइल्स ऑफ थी, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो अभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल की होनी चाहिए।
बट अगेन वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे चाइना जो है किस लेवल तक पहुँच चुका है। नाउ सेकंड थिंग इज़ कि ये जो चाइना ने पूरा लॉन्च किया है, इसमें जो है उसने अपना एक, आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट लॉन्च्ड अ रॉकेट कैरिड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। अब ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर सितंबर में इंडिया ने भी टेस्ट किया था। ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक कि इंडिया डज नॉट पोजेस दिस टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, हाइपरसोनिक मिसाइल का डेमोन्स्ट्रेटर डीआरडीओ ऑलरेडी पिछले साल जो है कर चुकी है, और वो टेस्ट जो था काफ़ी सक्सेसफुल था। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है पब्लिक डोमेन में डिटेल्स अभी नहीं बताई गई हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से कंट्रीज़ के पास हैं ये? तो यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया और जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं वो सब के सब इन टेक्नोलॉजीज़ को जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस, तो मिलिट्री मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो मिलिट्री सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये जो मिसाइल्स होती हैं, जो इतनी फास्ट स्पीड पे ट्रेवल करती हैं, विच आर बेसिकली अ बैलिस्टिक मिसाइल, बट ओरिजिनल बैलिस्टिक मिसाइल से काफ़ी स्लो होती हैं। ओरिजिनल बैलिस्टिक मिसाइल से काफ़ी स्लो होती हैं, काफ़ी हद तक स्लो होती हैं। सॉरी। ठीक है, सो दे आर वेरी हार्ड टू इंटरसेप्ट एंड मनूवर। अब हार्ड टू इंटरसेप्ट क्यों? इंटरसेप्ट करने के लिए आपको मिसाइल की पूरी ट्रांजैक्ट्री जो है वो पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है। ट्रांजैक्ट्री कैलकुलेट करने के बाद आप जो है एक काउंटर, एक रॉकेट छोड़ते हो जो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप इसकी ट्रांजैक्ट्री तो किसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, बट इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि बाय द टाइम आप लॉन्च करोगे ये ऑलरेडी जो है डैमेज कॉजिंग टेरिटरी में पहुंच चुका होगा मिसाइल। तो इसीलिए ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये अपने आप में एक जो है, आप कह सकते हैं कि बड़ा बहुत एडवांस डेवलपमेंट है मिलिट्रीली, स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, तो एज आई सेड कि इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। तो आगे पेज नंबर 2 पे ये न्यूज़ कंटिन्यू हो रही है, तो हम पेज नंबर 2 पे जाके देखेंगे। ठीक है, सो देयर यू कैन सी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी ट्रांजैक्ट्री जो है वो मतलब गेस करना, और फिर हाँ, जो ऑपरेट कर रहा है उसको सच हाई स्पीड्स पे जो है ट्रांजैक्ट्री आप उसकी करेक्शन करना इज ऑल्सो नॉट दैट सिंपल, सिंपली बिकॉज स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। स्पीड इतनी ज़्यादा होती है तो द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड इज़ वेरी हाई। तो जब आपको किसी भी व्हीकल को, चाहे वो लैंड व्हीकल हो, चाहे वो एरियल व्हीकल हो, चाहे वो सी व्हीकल हो, उसको मनूवर करना है, तो स्पीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि जितने टाइम में वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आपके पास मनूवरिंग के लिए मार्जिन उतना ही कम होगा। और मैनूवरिंग में आपको जितना कम मार्जिन मिलता है, उतने आपके चांसेस ऑफ एरर बढ़ते जाते हैं। सो दैट इज व्हाई अब चाइना ने ये यूज कैसे किया है? ये लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है चाइना का, जो चाइना यूजुअली यूज करता है किस चीज के लिए? अपने जो स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह हैं और इम्पोर्टेंट स्पेस एसेट्स हैं, उनके लॉन्च के लिए ये लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है चाइना यूज़ करता है। और इस बार भी इसने इसे यूज़ किया है। तो फिर पता कैसे लगा कि चाइना ये टेस्ट किया है? तो चाइना ने यूजुअली जो है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल टाइम की इस रिपोर्ट्स पे, कि चाइना यूजुअली ये अनाउंस करता है। ठीक है, तो लेकिन अगस्त वाला जो ये लॉन्च था, इसको कंसील किया गया था। तो नंबर 78 जो लॉन्च था, पहले 77 का भी अनाउंसमेंट हुआ, फिर 79 का भी अनाउंसमेंट हुआ, बट 78 जो लॉन्च था उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो वहीं से जो है सस्पिशन हो गया था कि उसका जो है फेलियर का भी कोई न्यूज़ नहीं थी, उसके सक्सेस भी कोई न्यूज़ नहीं थी। तो उसके बाद जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी, उसने इसमें थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश की, और फिर वहाँ से ये रिपोर्ट जनरेट हुई। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आप ये देख सकते हैं कि वीआई जो वोडाफोन आइडिया है उसने 20,000 करोड़ का जो फंड है उसकी इन्फ्यूजन की बात की है, बट दैट अगेन मैं कहूँगा कि एक प्राइवेट कंपनी है तो हम उसका इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। और सारी की सारी नेगेटिव न्यूज़ भी मैं अवॉइड करता जाऊंगा इन वीडियो सीरीज में। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी मैं सिर्फ उन्हीं की ही बात करूंगा। अब यहाँ पे पेज नंबर 2 पे हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, पीएम विजिट्स स्टैचू ऑफ यूनिटी टू बी क्लोज फॉर 5 डेज। तो पीएम साहब जो है हमारे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करेंगे। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा रिवर के किनारे। तो वहाँ पे जो है पीएम साहब विजिट करेंगे कब, अक्टूबर 30 एंड 31। आपको पता ही है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार पटेल के नाम पे बना है, सरदार पटेल का ही स्टैचू है। और 30 अक्टूबर 31 जो है सरदार पटेल का बर्थडे होता है, तो इसीलिए पीएम जो है वहाँ पे जाएंगे 2 दिन की विजिट के लिए। तो उनकी विजिट के लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह करने के लिए उसे 5 दिन के लिए क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा अब यहाँ पे कुछ नए जो हैं इनॉग्रेशंस किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएम जो हैं हमारे वो अक्टूबर 30 को परफॉर्म करेंगे नर्मदा आरती ऑन द घाट्स। अब ये जो नर्मदा आरती है अब से रेगुलर परफॉर्म की जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हरिद्वार और वाराणसी में या प्रयागराज में आप जो है गंगा आरती देखते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे नर्मदा आरती जो है अब से डेली परफॉर्म की जाएगी। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है विच विल देन बिकम अ डेली टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑन द लाइंस ऑफ गंगा आरती परफॉर्म्ड ऑन द दशवमेध घाट ऑफ वाराणसी। वाराणसी जैसे आप जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। और यहाँ से ही जो है आप राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन अक्टूबर 31। सो इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल और इंटीग्रेशन डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये दिल्ली की लोकल न्यूज़ है, तो ये पेज मैं टोटली स्किप करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकल न्यूज़ का एग्ज़ाम में जब तक बहुत नेशनल सिग्निफिकेंस ना हो हम नहीं स्टडी करेंगे। फिर आगे चलते हैं। अगेन ये दिल्ली की ही न्यूज़ है, डेंगू जो है वो थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है, तो प्लीज़ आप भी बच के रहिए, ठीक है। ओके, सो अब आ जाता है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला जो पेज है। अब यहाँ पे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड जो है एलएसी ईस्टर्न सेक्टर में सेटअप की गई है, ठीक है। तो एलएसी जैसे आपको पता ही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना का एक बॉर्डर है। तो उसके माइंड में रखते हुए इंडियन आर्मी ने एक नई जो है ब्रिगेड रेज की है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इंडिया रेज अ न्यू एविएशन ब्रिगेड इन द ईस्टर्न सेक्टर दिस ईयर। तो यानी ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि करेंगे, ऑलरेडी हो चुकी है। तो इनका मैंडेट क्या है, विजिलेंस, इंक्रीज सर्वेलेंस अलोंग द एलएसी इन द ईस्टर्न सेक्टर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि ईस्टर्न सेक्टर जो है इंडिया और चाइना का जो ईस्टर्न सेक्टर है वो ईस्टर्न सेक्टर इंडिया चाइना की जो सॉरी एलएसी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, द वेस्टर्न सेक्टर, द सेंट्रल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर में आप जितनी नॉर्थ ईस्ट यानी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के अलोंग जो इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री है उसको ईस्टर्न सेक्टर में रखा जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड के साथ जो इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री है उसे सेंट्रल सेक्टर कहा जाता है। लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख के साथ जो इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री है उसे वेस्टर्न सेक्टर या नॉर्दर्न सेक्टर कहते हैं।
ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो ये नई आर्मी एविएशन की ब्रिगेड रेज की गई है, ये रेज की गई है ईस्टर्न सेक्टर में। तो ये कहाँ से ऑपरेट करेगी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ये जो न्यू ब्रिगेड है ये ऑपरेट करेगी फ्रॉम मीसामारी इन असम। असम में तेजपुर नाम की एक जगह है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इंडियन आर्मी का कैंटोनमेंट है, उसी के पास एक मीसामारी नाम की जगह है। मीसामारी में एक एयर बेस है। ये जो ईस्टर्न सेक्टर वाली ब्रिगेड होगी, ये एयरबेस इन्हीं का आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स होगा। और इन पे कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स रहेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, एएलएच जिनको हम ध्रुव कहते हैं, चीता हेलीकॉप्टर्स और हेरॉन ड्रोन्स। ड्रोन्स भी, अब जैसे मैंने आपको कहा था, इनका मेन मैंडेट क्या है? सर्वेलेंस। सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स जो हैं वो काफ़ी काम आते हैं। तो इसके अलावा वेपनाइज्ड एएलएच। वेपनाइज्ड एएलएच यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो आपको मैंने अभी बताया कि एएलएच को ध्रुव कहते हैं, लेकिन जो वेपनाइज्ड एएलएच है दैट मींस उसमें वेपन्स की जो है प्रोविजंस है, उससे आप अटैक कर सकते हैं। उसका नाम जो है रुद्र है। क्या नाम है उसका? रुद्र। प्लीज याद रखिएगा, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। दिस वेपनाइज्ड एएलएच इज नथिंग बट रुद्र। तो ये जो है ये भी इंक्लूड किए गए हैं। तो एज आई सेड, इनका लार्जली लेकिन फंक्शन क्या रहेगा? इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकन्साइंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएसआर कहते हैं। ठीक है, तो आर्मी जो है ये करेगी। अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स नहीं है, प्लीज बार बार मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा, इट इज इंडियन आर्मी जिसका ये रहेगा, और ये ऑपरेट करेगी मीसामारी आर्मी एविएशन बेस से। मीसामारी आर्मी एविएशन बेस। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी इनका टाइम टू टाइम फंक्शन रहेगा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनके पास जो एयरक्राफ्ट हैं उनका यूज़ किया जाएगा टू इंक्रीज आर्मीज कैपेबिलिटी ऑन ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड में जो हमारे सोल्जर्स को, हमारे ट्रूप्स को हेल्प रिक्वायर्ड है, तो ये आर्मी एविएशन जो है वो गैप जो है कंप्लीट करेगी। ठीक है, so helicopters, he said, can carry full battle loads in any kind of treacherous terrain and weather condition and are used for casualty evacuation। तो कैसवैक के लिए भी इन्हें यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इंडक्शन और डी इंडक्शन के लिए भी। तो अब आपको पता ही है कि चाइना के साथ जो हमारा इशू चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है बिकॉज चाइना हैज़ रिफ्यूज्ड टू वेकेट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि हॉट स्प्रिंग्स वाला एरिया है। तो वहाँ पे जो है चाइना ने अपनी ट्रूप जो प्रेजेंस है वो भी बढ़ा दी है। तो आपको पता ही होगा कि 50,000 ट्रूप्स जो हैं चाइना के हैं। तो हमने भी मैन फॉर मैन मैचिंग जो है अपनी साइड पे की हुई है, और यहाँ पे जो ये डेडलॉक है ये अभी भी चल रहा है। तो आप याद रखिएगा, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 which is hot springs area। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो बाकी ऑन द ईव ऑफ टॉक्स आर्मी चीफ नरावने ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि चाइना का जो अग्रेशन है और चाइना का जो एटीट्यूड है दैट इज नॉट बेनिफिशियल। देन अगेन सम अनफॉर्चुनेट न्यूज़, बट जैसे मैंने आपको कहा कि इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट न्यूज़ जो हैं वही दिखाऊंगा। अब एक और एग्जाम रेलिवेंट न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वो इजराइल गए हैं एक 5 डे विजिट पे। वो गए हैं इजराइल 5 डे विजिट पे, और उन्होंने जो स्टार्ट की है अपनी जर्नी वो स्टार्ट की है बाय लेइंग अ रेथ एट द सेमेट्री फॉर इंडियन सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइफ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 एट जेरूसलेम। तो याद रखिएगा, ये जो बैंकिंग वाले होते हैं, बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं मेंस के, उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एस जयशंकर साहब इजराइल गए थे तो उन्होंने एक सिमेट्री विजिट की, वो कौन सी सिमेट्री थी? ठीक है, तो ये जो सिमेट्री है ये उन 900 सोल्जर्स के लिए है जो वर्ल्ड वॉर 1 में
ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे और कहाँ लड़े थे? जेरूसलम में लड़े थे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है तीन मूर्ति चौक। उस तीन मूर्ति चौक का नाम चेंज करके तीन मूर्ति हाइफा चौक रख दिया था। तो ये जेरूसलम, रमाले और रामले सॉरी और ये हाइफा, ये तीनों जो बैटल थिएटर्स थे, ये वर्ल्ड वॉर वन के ही थिएटर्स हैं। और यहाँ पे जो है आज भी इंडियन सोल्जर्स की आप जो है कब्रें और मैं जो क्या कहते हैं आप मेमोरियल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया और इसराइल के जो रिलेशंस है वो आपको पता ही है, उसे डी हाइफनेट कर दिया गया है। बहुत बार ये न्यूज़ में आपने वर्ड सुना होगा डी हाइफनेट। पहले क्या होता था कि इंडिया और इसराइल के रिलेशन और इंडिया और पैलेस्टीन के रिलेशन, इन दोनों को सेम उसमें रखा जाता था, ब्रैकेट में रखा जाता था कि जो अगर इंडिया उसके इसराइल के साथ एंगेज कर रहा है तो ये एक ऑटोमेटिक हो जाता था कि नहीं, हम पैलेस्टाइन के साथ भी एंगेज उसी लेवल पे ही करेंगे। तो वो काइंड ऑफ कहीं पे जस्टिफाई नहीं होता था। एनालिस्ट भी कहते थे ये जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज पैलेस्टाइन जो एक कंट्री है वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड और बहुत ही पुअर कंट्री है, वेयर इजराइल जो एक कंट्री है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड और एक एडवांस्ड और एक बहुत ही रिच कंट्री है। तो आप दोनों को एक ब्रैकेट में नहीं रख सकते हैं। जैसे इंडिया ऑब्जेक्ट करता था कि इंडिया और पाकिस्तान को सेम तरीके से, सेम नज़र से देखा जाता है, जबकि हमारी इकोनॉमी जो है पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी है, हमारी फौज बहुत बड़ी है, हम लोग इकोनॉमिकली और सोशली ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो हमें बार बार पाकिस्तान से क्यों कंपेयर किया जाता है? इसीलिए कुछ जो है सिमिलर ट्रीटमेंट जो है इंडिया इसराइल को दे रहा था। तो अल्टीमेटली 2017 में फाइनली जो है उसे डिहाइफनेट किया गया कि हमारे जो इसराइल के साथ रिलेशंस होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे जो हमारे पैलेस्टाइन के साथ रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि हमने पैलेस्टाइन के साथ अपने रिलेशंस खत्म कर लिए हैं, नहीं, पैलेस्टाइन के साथ रिलेशंस हमारे हमेशा से हैं और रहेंगे, बट उन्हें बिल्कुल सेम ब्रैकेट में नहीं रख सकते हैं हम जैसे कि रख रहे हैं इसराइल के साथ। ठीक है, सो एस जयशंकर जो हैं अब यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कंट्री और उनके कैपिटल पे। तो इसराइल का जो क्वेश्चन है और उनकी कैपिटल का जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है शायद ना ही आए, बिकॉज इंडिया जो इसराइल की कैपिटल है वो है इंडिया के लिए तेल अवीव, वेरएज इसराइल कहता है कि हमारी कैपिटल है जेरूसलेम। अब जो जेरूसलेम है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो जेरूसलेम को काफ़ी सारे कंट्रीज जो हैं वो इसराइल की कैपिटल नहीं मानते हैं, जबकि इसराइल कहता है कि हमारी कैपिटल जेरूसलेम है। तो इसीलिए क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है और हम उसे नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना देखने को मिले, बट फिर भी मैंने आपको दोनों फैक्ट्स बता दिए हैं कि इंडिया ने जो रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज अ कैपिटल सिटी वो तेल अवीव को किया हुआ है। जेरूसलेम अपनी ऑफिशियल कैपिटल जो क्लेम करता है वो, ओ सॉरी, इसराइल जो अपनी ऑफिशियल कैपिटल क्लेम करता है वो जेरूसलेम करता है। और आपको याद होगा इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स दो तीन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस और गयाना, इन दोनों ने अपनी जो एम्बेसी है वो भी जेरूसलेम में शिफ्ट कर दी है, रिकॉग्नाइजिंग जेरूसलेम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल। ठीक है, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। तो आप एक चीज़ में और आपको यहाँ पे बता दूं कि इंडियन आर्मी जो है वो सितंबर 23 को हर साल जो है हाइफा डे जो है सेलिब्रेट करती है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइफा डे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली में जो तीन मूर्ति चौक था, वो तीन मूर्ति चौक में बेसिकली तीन जो मूर्तियाँ थी वो तीन सोल्जर्स की थी, दो सोल्जर्स डिपिक्टिंग द वंस हु टुक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर वन इन दी हाइफा थिएटर। तो उसी का नाम चेंज करते हुए, ऑनर करते हुए उसे तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया है। तो 23 सितंबर एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज हाइफा डे। तो किसके लिए? थ्री ब्रेव इंडियन कैवेलरी रेजिमेंट्स, मैसूर, हैदराबाद एंड जोधपुर लांसर्स। वो जो तीन मूर्तियां थी वो एक मैसूर के कैवेलरी के सोल्जर की थी, एक हैदराबाद कैवेलरी के सोल्जर की थी और एक जोधपुर लांसर्स की कैवलरी के सोल्जर की थी। ठीक है, तो इन्होंने ही जो है हेल्प की थी हाइफा को लिबरेट कराने में, इसीलिए उसको ऑनर करते हुए उस चौक का नाम तीन मूर्ति हाइफा चौक जो है रख दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन again as I said we won't be concentrating on negative news.
गांधी आश्रम जो है रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो ट्रस्ट जो है उसके लिए कौन सा ट्रस्ट है, तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट। उसने जो है कंसेप्ट नोट के लिए पब्लिक व्यूज़ मांगे हैं। तो यह क्या कर रहे हैं कि अभी तक जो साबरमती आश्रम है वो 3 एकड़ का ही रह गया है, जबकि ओरिजिनली 120 एकड़ का था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि हम इसे रीडेवलप करेंगे। तो ये पूरा 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, गांधी आश्रम एंड मेमोरियल, ठीक है, फिशिंग डेवलपमेंट का। तो इस प्रोजेक्ट में जो ओरिजिनली साबरमती आश्रम था उसमें 63 के अराउंड बिल्डिंग्स थी, आज के टाइम में 48 ही हैं, बट 48 हैं। तो उन्हीं को ही प्रिजर्व करने के लिए और उस पूरे प्रोजेक्ट को तो करीब करीब 65 एकड़्स का या आप लगा लीजिए जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये डेवलप करेंगे और उसे पूरा उसमें डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज लाएंगे, सो दैट यहाँ पे टूरिज्म को भी इंक्रीज किया जा सके और जो उस एरिया की एसेंस है उसे भी ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व किया जा सके। जैसा मैंने यहाँ कहा कि करंटली द एरिया फॉर विजिटर्स नोन एज द आश्रम इज अबाउट 3 एकड़, ठीक है। जबकि ये और इसमें जो है हृदय कुंज था जहाँ गांधी जी खुद रहते थे, एंड एक म्यूजियम है जिसको चार्ल्स कोरा ने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो वहाँ पे म्यूजियम है वो किसने डिज़ाइन किया था, तो आप याद रखिएगा चार्ल्स कोरिया, ठीक है। तो उसे रीडेवलप करने की बात चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली वो स्प्रेड ओवर 120 एकड़्स और उसमें 63 बिल्डिंग्स थी, 48 जो हैं आज भी हैं। तो उसी को ही जो है प्रिजर्व करने की बात चल रही है। तो करीब करीब 65 एकड़्स का सॉरी 55 एकड़्स का जो एरिया है उसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो करंट मेमोरियल गिविंग विजिटर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एंड फंक्शनिंग ऑफ द आश्रम डेज इन दोज डेज, ये है। और साथ ही साथ कुछ गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। तो अगेन आप मैंने कहा कि मैं नेगेटिव न्यूज़ नहीं परस्यू करूँगा। देन जो एडिटोरियल पेज पढ़ने का एक वो रखते हैं, इंक्विजिटिवनेस रखते हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि आप ये परस्यूट ऑफ टैक्स जस्टिस ये जो है आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगा, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा इस डिफरेंट वीडियो में, बिकॉज ये अपने आप में बहुत लंबी एक वीडियो बन जाएगी। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही डिस्कस करेंगे। देन आगे चलते हुए वर्ल्ड न्यूज़ में तो वैंडलिज्म जो है वो बांग्लादेश में कंटिन्यू हो रहा है। एज ए सेड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बट अगेन नेगेटिव न्यूज़ है तो हम इसे नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ खास न्यूज़ नहीं है। हाँ, इकॉनमी का जो पेज है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि एक्सपर्ट्स जो हैं दे आर कॉलिंग फॉर अ रिव्यू ऑफ IMF रोल, डाटा इंटीग्रिटी एंड कंप्लीटिंग कोटा रिफॉर्म्स। अब देखिए IMF, इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा IMF के बारे में बता दूं। IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वन ऑफ द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस इसे बोलते हैं। तो IMF के में हर कंट्री जो है, जो भी उसका पार्टनर है आप कह लीजिए या उसका मेंबर है, वॉट एवर वे यू वांट टू से, हर कंट्री का एक पर्टिकुलर कोटा होता है। वो कोटा होता है उसकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली। तो ये कोटा जो है सबका फिक्स है, सबका क्या है, फिक्स है। तो इस कोटे के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होता है कि ये कंट्री IMF से कितना पैसा बोरो कर सकता है। और IMF में जब भी कोई डिसीजन लेना है तो उसमें वोटिंग होती है, तो इस कंट्री के वोट की वैल्यू कितनी है। तो अब ये जो इंस्टीट्यूशन बना था ये 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। तो तब से लेके आज तक इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। इंडिया जो है एक गरीब कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री की तरफ जा रहा है, उसकी इकोनॉमी का साइज जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया है। ऐसे ही चाइना जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। यूके जो है उसका इकोनॉमी का साइज कहीं ना कहीं ऑल्दो इंक्रीज तो हुआ है, बट अगर एक ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो उसका जो
साइज इंक्रीज होना चाहिए था पॉपुलेशन और टाइम के अकॉर्डिंगली उतना नहीं हुआ है, तो उसका आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ श्रिंक इन डिसगाइज। तो उसी चीज़ के लिए वो कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि कोटा रिफॉर्म्स जो हैं वो हमें करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वर्ल्ड बैंक में अभी अभी एक जो है स्कैम सामने आया, जिसमें वर्ल्ड बैंक की जो फॉर्मर वो थी एमडी थी क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा, जो आज आईएमएफ की हेड हैं, ठीक है। उनका जो रोल है सामने आया है कि कैसे वो जो डाटा जो है उनको मैनिपुलेट किया जा रहा था, ताकि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज की, खासकर चाइना की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हैं, उसमें उसकी रैंकिंग जो है इंक्रीज की जा सके, ठीक है। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे हैं? वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में। तो एक्सपर्ट्स ने क्या सजेस्ट किया है कि देर इज नीड टू रिव्यू आईएमएफ रोल ड्यू टू द चेंजिंग इकोनॉमिक वेट ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया हो गया या और जो कंट्री हो गए, बांग्लादेश हो गया, या लेट्स से साउथ अफ्रीका, देर इज ब्राज़ील। तो इन सब की जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, और उस चेंजिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आईएमएफ में चेंज नहीं आया है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको ये बेस्ट टाइम है, दे आर स्ट्रेसिंग ऑन कंप्लीटिंग द कोटा रिफॉर्म्स एंड मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने अपनी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें एलिगेशंस लगी थी कि मैनिपुलेशंस की गई हैं टू फेवर सम कंट्रीज, चाइना को 2019 में फेवर किया गया, सऊदी को, यूएई को, और एक और कंट्री को जो है 2020 में फेवर किया गया, अजरबैजान। हियर यू कैन सी सऊदी, अजरबैजान और यूएई को 2020 में, चाइना को जो है 2018 में जो है फेवर दिए गए थे। तो उसी चीज़ के लिए इनको डिसकंटिन्यू किया गया है, ठीक है, कंट्रीज को नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जैसे एनके सिंह साहब हैं जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं, ठीक है, उन्होंने भी यही सजेशन किया है कि अब जो है टाइम आ गया है कि आप कोटा जो है क्या कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि चाइना जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी हो गई है इकोनॉमी, ऑलमोस्ट यूएस को टक्कर देने वाली हो गई है, तो उन्होंने कहा है कि ऑब्वियस है कि चाइना का कोटा इंक्रीज़ किया जाएगा, सिमिलरली इंडिया का कोटा इंक्रीज़ किया जाएगा, सिमिलरली ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का कोटा भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। फिर कंट्रीज़ जैसे यूके हैं या फ्रांस हैं या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो इनका जो कोटा है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है परसेंटेज, तो आपको इनको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारी जो है इस उसमें बात की गई है। तो बाकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है, सी रंगाराजन साहब के ओपिनियन है, राकेश मोहंती साहब जो हैं उनके ओपिनियन है, ये देख लीजिए, ये राकेश मोहन साहब हैं, सॉरी, एनके सिंह साहब हैं, उनका जो है ओपिनियन है। तो अगर कोई इसको डिटेल में स्टडी करना चाहता है, या फिर अगर आरआरबी पीओ का किसी का वो है इंटरव्यू है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे यू कैन सी रंगाराजन, who was also a former chief economic advisor of the prime minister's advisory council, राइट। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इसमें है, इट इज़ द आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट्स। तो ये आर्टिकल 4 कंसल्टेशन जो रिपोर्ट्स जो होते हैं, ये सबसे पावरफुल टूल है। आर्टिकल 4 के तहत जो रिपोर्ट कंसल्टेशंस की जाती हैं, आर्टिकल 4 किस चीज़ का? आईएमएफ के चार्टर का आर्टिकल 4, उसके अंडर जो ये कंसल्टेशंस की जाती हैं, इन कंसल्टेशंस को रिटन फॉर्म में लिखा जाता है और इनकी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। तो जितने भी वर्ल्ड में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, वो इन्हीं रिपोर्ट के बेस पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं। कहाँ पे? बड़े कंट्रीज में नहीं, लोअर इनकम कंट्रीज में। किसी टाइम इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है इसी रिपोर्ट के बेस पे की जाती थी, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी का साइज आज के टाइम पे इतना बड़ा हो गया है, और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक जो वो हैं पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद हमारा बहुत अच्छा एक फॉरेन एक्सचेंज है, तो उस बेस पे हमारी क्रेडिबिलिटी बन गई है, तो इस रिपोर्ट की वैल्यू हमारे लिए कम हो गई है।
या आप कह लीजिए इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहा है अब इस रिपोर्ट का हमारी इकोनॉमी के लिए। बट हाँ, जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं लाइक बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एशियान के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए इस आर्टिकल 4 के अंडर जो रिपोर्ट आ रही है, जो कंसल्टेशन रिपोर्ट आ रही है, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और इसी बेस पे जो है उनके कंट्रीज में आती हैं इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज़ वाई ये जितने एक्सपर्ट्स हैं ये सब यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आर्टिकल 4 के अंडर जो है कंसल्टेशंस की जाएं और कोटा रिफॉर्म की कंसल्टेशंस जो है वो भी आर्टिकल 4 के अंडर की जाए, ताकि उनका जो है कोई रिटर्न रिकॉर्ड बने और उसी के बेस पे जो है आगे प्रोसीड किया जा सके। ठीक है। देन इज इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसके बारे में तो आपको अभी तक पता लग ही गया होगा। जो ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो कि अभी अभी इनॉग्रेट की गई थी कपल ऑफ डेज बैक बाय नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। इनस्पेक इसका नाम रखा गया है, ISPA, सॉरी ISPA। ठीक है। तो उसमें जो है उसके लिए पीजे नाथ जो MD एंड CEO है, नेल्को। अब नेल्को क्या है, वन वेब क्या है, ये इस न्यूज़ में आपको डिस्कस करना है और इस न्यूज़ में से आपको फाइंड आउट करना है। तो हम एक बार देखते जाएंगे। तो टाटा ग्रुप जो है हमारा, टाटा ग्रुप की एक आगे सब्सिडरी है जिसका नाम है नेल्को। ठीक है। तो ये नेल्को जो है सैटेलाइट इंटरनेट के फील्ड में एक उभरती हुई प्लेयर है, जस्ट लाइक स्टारलिंक, जस्ट लाइक वन वेब, जस्ट लाइक कुपियर प्रोजेक्ट। अब ये सब क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन वेब इज अ सैटेलाइट ऑपरेटर एंड सो ऑन। तो अब ये वन वेब और ये सब क्या करेंगे, ये सब जो हैं बेसिकली एक नए प्रोजेक्ट को एम्बार्क कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम लो कॉस्ट हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे थ्रू सैटेलाइट। अगर फाइबर बिछाने गए तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, उसके 50% या उससे भी कम खर्चे में आप एक बार एक सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए। सैटेलाइट एक पर्टिकुलर एरिया को कवरेज देगा और फिर आने वाले 10-15 सालों तक, जितने टाइम तक आपकी फाइबर चलती है, उतने ही टाइम तक आधे खर्चे में आपको वो उस एरिया में गारंटीड अनरिस्ट्रिक्टेड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकती है। तो इसके लिए जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी वो याद रखिएगा लो अर्थ सैटेलाइट्स होंगी। तो नेल्को के जो MD हैं पीजे नाथ, इन्होंने यही स्टेटमेंट दी है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये उन प्लेयर्स के लिए है जो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। इसके थ्रू सैटेलाइट ऑपरेटर्स, ठीक है, सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, R&D वाले सब जो हैं जुड़ सकते हैं। इससे पहले यहाँ इस इन सब फील्ड को जो है सिर्फ इसरो कंट्रोल कर रही थी। ठीक है। अब जो है इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है वो इस बात का मिला है कि वो अब डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात कर सकती है। पहले वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास बात नहीं कर सकती थी, उसको इसरो के थ्रू जाना पड़ता था। और इसरो जो है उनकी बात जब गवर्नमेंट के सामने रखती थी तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है आप कह सकते हैं सस्पेक्टेड रहती थी कि क्या ये सिर्फ शायद हो सकता है अपने ही भले की बात कर रहे हो, एज इट इज इंडिया या इंडिया के डेवलपमेंट से इनका ज़्यादा लेना नहीं है। देयर मेन एम इज प्रॉफिट। तो वो चीज़ जो कह रहे हैं कि वो जो एक ससेप्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट के माइंड में और इस सिस्टम की जो एक ड्रॉबैक था वो जो है काफ़ी हद तक एड्रेस हुआ है थ्रू दिस इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, जैसे भारती एयरटेल है, तो भारती एयरटेल का एक प्रोजेक्ट है वन वेब, टाटा ग्रुप का नेल्को है, उसके अलावा L&T वगैरह सब हैं। इन सब ये सब जो हैं इस फील्ड में, अब L&T अपना इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कराएगी बट L&T सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग में, R&D में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगी। मैप माई इंडिया जो है वो सैटेलाइट सर्विसेज में काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे कि वो इस सैटेलाइट को जियो स्पेशियल डेटा को यूज़ करके इंडिया के लिए मैप बना सकते हैं। अभी मैप माई इंडिया में आपने देखा होगा कि अभी अभी जो लेटेस्ट ड्रोन फ्लाइंग जोन वाला जो मैप है जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अपडेट किया गया है, वो भी मैप माई इंडिया ने ही बनाया है। तो वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरैक्टिव जो है ऑनलाइन मैप है जिसको आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो दिस यू कैन अंडरस्टैंड। तो भारती एयरटेल का क्या है, वन वेब है, टाटा ग्रुप का नेल्को है, ये
सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे और इनके इन प्रोजेक्ट्स का नाम है, ठीक है। सो इसके अलावा क्या ये इंडिया में क्या वर्ल्ड में और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? बिल्कुल ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स और भी हैं। तो यहाँ पे जैसे आप नाम देख सकते हैं, जैसे स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क ही है, स्पेस एक्स का स्टारलिंक है, ठीक है। अमेजोन का प्रोजेक्ट कुपियर है। इसके अलावा यूएस के सैटेलाइट मेकर्स हैं ह्यू कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो कि ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, सॉरी का मेन काम क्या होगा? टू प्रोवाइड हाई स्पीड एंड अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी इन एक्सेसिबल एरियाज एज वेल। मतलब जैसे आप सपोज कीजिए दिल्ली में आपका इंटरनेट चलता है, 4G चलता है, 3G चलता है, 2G चलता है, ब्रॉडबैंड भी है, वाईमैक्स भी है, यू गॉट ऑल काइंड ऑफ कनेक्टिविटी इन दिल्ली। बट यही अगर आप अरुणाचल चले जाते हो तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो वन वेब है या नेल्को है या प्रोजेक्ट कुपियर है या स्टारलिंक है, ये यही कह रहे हैं कि हम छोटे 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 बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च करेंगे और उनका एक पूरा वेब बनाएंगे, जो कि ऐसे एरियाज जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जहाँ तक वायरिंग का काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जंगलों में वायर डालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सैटेलाइट के थ्रू सीधी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग जिसमें इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूज़ चाहे छोटी सी ही है, इस पर ज़्यादा जगह नहीं दी गई है, बट दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल मांगेगी फॉर सेटिंग अप अ कंपनी जो कि एसेट मोनेटाइजेशन करेगी, नॉन कोर एसेट्स उनका एसेट्स का, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनका, और वहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो इस काम को करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। एसपीवी इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल जो सेटअप की जाएगी, जो ये सारा काम करेगी एसेट मोनेटाइजेशन का, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता क्या है? बेसिकली एक कंपनी होती है, एक सरकारी कंपनी होती है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाई जाती है, ठीक है। दैट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। जैसे आप देख लीजिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये भी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ही है। आप इसरो कह लीजिए, ये भी एक, मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली ये हैं, मैं कहूँगा कुछ कुछ ऐसे जैसे इनका एक पर्टिकुलर काम ही है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिर्फ हाईवे से रिलेटेड ही काम करती है, वो हाउसिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है। वो पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, उनका मेन फोकस किस चीज़ पे है? हाईवेज पे है। तो इसीलिए वो स्पेशल पर्पस व्हीकल है। जैसे CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसका काम है गवर्नमेंट स्कीम्स को कॉमन मैन तक लेके जाना। तो समथिंग लाइक दिस विल बी फॉर्म, और इसके लिए कैबिनेट अप्रूवल आपको पता ही है लेना होता है। कैबिनेट अप्रूवल लेने के बाद फिर जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप करवा दिया जाता है और अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री जो है उसे रजिस्टर करवा लेती है। सो ठीक है। देन एक ई श्रम पोर्टल का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें जो सब्सक्रिप्शंस है, सॉरी रजिस्ट्रेशंस हैं, वो 4 करोड़ पहुंच चुकी हैं ऑन ई श्रम पोर्टल। अब ये ई श्रम पोर्टल कहाँ पे है, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं, प्लीज़ याद रखिएगा। तो ये ई श्रम पोर्टल उनके लिए, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है। देन इन, तो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो थी वो यही थी। इसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्शन जो है उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़ना चाहेंगे मेरी तरफ से, यू आर फ्री टू रीड एनीथिंग यू वांट, ठीक है। देयर इज नॉट मच फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ गेन किया होगा। सो दिस इज़ हाउ हमने एक सिलेक्टेड सी न्यूज़ जो है वो इस वीडियो में कैप्चर की है। सो आफ्टर रीडिंग, इस न्यूज़ वीडियो को देखना, टेली करना, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एक सेपरेट नोटबुक लगा रहे हैं वेल एंड गुड, आप उस नोटबुक में ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है लिख सकते हैं, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप सिर्फ उस नोटबुक को एक बार खोल के सारा रिवाइज करके आराम से जा सकें, ठीक है। सो थैंक यू।